Hello, my dear students. Good morning to all of you. Last time we talked about the unification of Germany and the role of Prussian Chief Minister Ottoman Bismarck, and we also talk about the nation building process in we explain the modernizing the currency, banking, legal, and other system in Germany. And this was the modern state in the half of the 19th century. मतलब मॉडर्न स्टेट कैसे? Because if we talk about the banking system, if we talk about the judicial system, if we talk about the administrative changes, measures, weight measures, international units, if we all connected through these all changes on the top of the Europe on the basis of international level, so you can find these are the unified change. Why we call unified change? Because if we talk about the weight and measures, if we talk about Zollverein, if we talk about the currency in Confederation state, these was 30 and it was reduced to 2. So there is a lot of changes behind the economic liberal changes, and on the basis of these changes we can say that German state is a modern state, and we can say that nation theory is a very highly recommended to all other empires or monarch. Yes, we can say that. So let's talk to the another topic. This is Italy unification. First of all, you have to see the map. Okay, as you see, these all are empires. These all are empires. अगर आप ये चीज़ सोच के भी अगर देखें कि ये जितनी भी आज यहाँ पे ये जो जगह आपको दिखा रही मतलब मैं दिखा रहा हूँ आपको बेटा, ये जो ऑस्ट्रियन एम्पायर रशियन है, आज आप ये समझ लीजिए कि आज यहाँ पे मॉडर्न रशिया है इस साइड में, बीच में पोलैंड का हिस्सा है, फिर एक प्रशिया है, और प्रशिया वो पूरा मतलब ये मैं आपको कहना चाहूँ ये जितना भी फर्स्ट जो है प्रशिया ये 1866 से पहले, मतलब ये बहुत सारे मॉडर्न स्टेट से मिलके बना है। इसकी बाउंड्रीज आप बहुत सारे देख सकते हैं कई सारी जगह। अगर आज आप इस रीजन को प्रॉपरली मैप में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि बेटा पोलैंड है, रोमेनिया है, एस्टोनिया है, और इधर छोटे छोटे कई कंट्री हैं, मुझे एक्चुअली सारे नाम तो नहीं याद है। फिर आप पाएंगे कि यहाँ पे और बड़ी कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी है, इधर स्पेन है, इधर पुर्तगीज़ है, और बेल्जियम, मैनी कंट्रीज़। और ये जो इलाका है ये दूसरा है, आप देख सकते हैं वो कौन सा है। ये प्रशिया ने एस्ट्रो प्रशिया वॉर में कॉन्क्यूड किया था, यानी एक वो भी रीज़न है, ठीक है। और जो इस रीजन की बात हो रही है जो थोड़ा सा पिंकिश है, ये साउथ जर्मन स्टेट्स हैं, ठीक, जिन्होंने बाद में प्रशिया को ज्वाइन किया जर्मन एम्पायर 1871 में, ठीक। तो ये बेसिकली, और जो ये वाला रीज़न है ये प्रशिया ने 1871 के टाइम पे, उससे पहले फ्रांस और प्रशिया की वॉर हुई थी उस टाइम। मेनली आप क्या देख रहे हैं, एम्पायर स्टेट्स हैं, एम्पायर स्टेट्स हैं, यही देख रहे हैं ना। और आप देख सकते हैं कि एक इधर से ऑस्ट्रियन एम्पायर है, इधर से जर्मन स्टेट है, और प्रशिया ने तो बहुत आगे तक अपने आप को बेटा कॉन्क्यूर किया अदर कंट्रीज से जाके, इधर रशिया ने। अब जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं आपने पढ़ा लास्ट टाइम पे, उससे पहले चैप्टर में 1815 वियना कांग्रेस, यहीं पे ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड हैं वो भी यहीं हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड मैनी मोर। तो एम्पायर स्टेट मतलब सिर्फ बेसिकली अपनी अपनी टेरिटरी बढ़ाना है, लेकिन अब बात हो रही है कि नहीं, हमको अपने कल्चर के बेस पे, अपनी लैंग्वेज के बेस पे, हमें अपनी फोक कल्चर के बीच में रह के अपने नेशन स्टेट की थ्योरी को आगे बढ़ाना है। अब एम्पायर की जो थ्योरी है बेटा वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज़रा आप ध्यान से देखें, ये मैप में यही वही चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि इटलीफिकेशन ऑफ जर्मनी जो हुआ है, और ये बाद में वो कंट्री हैं, वो इलाके हैं जो धीरे धीरे प्रशिया हो या किसी अदर से वॉर हो तो उसे मतलब जीत के
वो चीज़ें मतलब साथ रखेंगे। अब देखो, जैसे अब यहाँ पे बात होगी इटली यूनिफाइड की। एक पर्सन है, एक यहाँ पे पोर्ट्रेट बनाया है, उसमें लिखा है कि ये एक पर्सन है, ये छड़ी घुमा रहा है और आप देख रहे हैं कि सारे जो ये मेंबर्स हैं वो छुप गए। इसका मतलब क्या है? फिगर ये दिखाता है, ये कैरिकेचर है ऑटोमन बिस्मार्क का जर्मन रेस्टेग। आप ध्यान रखना बेटा, रेस्टेग जो है वो जर्मन पार्लियामेंट है, ये उस टाइम वियना में बना हुआ है। यानी कि उसने छड़ी घुमाई का मतलब है कि उसने अपनी माइटी, अपनी ताकत के बेस पे उसने सबको हराया और सिर्फ वही खड़ा हुआ है, एज अ विनर उसको दिखाने की कोशिश की है वहाँ पे। ठीक है, फटाफट हम जरा इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, इटली यूनिफाइड। अब आप इटली को पढ़ना चाहेंगे, दोनों ही क्वेश्चंस में जो इम्पोर्टेंट हैं, लॉन्ग शॉर्ट 3 मार्क्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं एज यू नो। जो भी छोटी छोटी डेट्स, पर्सन, प्लेस और वो स्टेटमेंट वाली चीज़ें होती हैं वो तो आपको रेगुलरली पढ़नी ही होती हैं और नोट्स भी आप बनाते हैं, है ना। तो अब जब इटली की यूनिफिकेशन आप पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे इस तरह की, तो वो अरे रुक जाओ ना, जाओगे कैसे? ओके, तो अब जब आप यूनिफिकेशन की प्रोसेस पे आते हैं स्टूडेंट, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप जो पहला प्रोसेस होता है, ये चीज़ें बड़ी छोटी होती हैं लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। आपके लिए स्टेप्स को रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, आप अब इटली की यूनिफिकेशन हो चाहे जर्मनी की हो, अगर आप वो चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए जर्मनी को पढ़ रहे हैं, आपने देखा कि एक चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे, उसने इसको इनिशिएट किया है, तो वो पॉइंट होना चाहिए। सेकंड पे उसने अपनी ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री की हेल्प ली है, फिर वो होना चाहिए। थर्ड पे होना चाहिए कि ए सीरीज़ ऑफ वॉर हुआ है 7 ईयर्स में, आप उसको मेंशन कर दें, ऑस्ट्रिया से हुआ, डेनमार्क से, फ्रांस से। लास्ट में इस ईयर में जाके वो चीज़ यूनिफाइड हो गई। फिर लास्ट में एक पॉइंट है कि जो वहाँ का प्रशियन एम्परर है उसको प्रोक्लेम किया है कि आप हमारे यहाँ के चीफ होंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब पॉइंट्स हो गए लगभग 5 to 6। लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। अब आपने जो स्टेप बाय स्टेप उसमें चीज़ें लिखी हैं वो आपका 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर हो गया। तो एवरीथिंग एवरीथिंग विच यू गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन, आपको वो लर्न हो जाती है। यू लर्न बाय हार्टली। और ये बहुत छोटा प्रोसेस है, इसीलिए एक प्रॉपर वे में एक छोटा छोटा टॉपिक लेके चलते हैं, आपको समझा रहे होते हैं, क्योंकि हम बहुत नज़दीक हैं, बहुत फिनिशिंग के नज़दीक हैं। इसके बाद का जो चैप्टर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, इस चीज़ पे मेरा जोर रहता है। ठीक है, अब ज़रा स्टार्ट करते हैं इसको एक बार। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था, प्री बोर्ड में आया था, वो यहीं से आया था। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। ये इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है बेटा, और लिखने को आया था एक्सप्लेन। 5 मार्क्स में भी आया है, 3 मार्क्स में भी आया है। तो अब मतलब कहने का ये, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में बटी हुई राजनीति। भाई जर्मनी पे भी तो अलग अलग टाइप से, अलग अलग जगह से लोग राज कर रहे थे। लाइक इंडिया, प्रिंसली स्टेट अलग राज कर रहे थे, ब्रिटिश अलग राज कर रहे थे, फ्रेंच पोर्टुगीज़ अलग जगह थे। तो इंडिया अपने आप में यूनिफाइड नहीं था ना। ठीक वैसे इटली का। अब ज़रा इसको पढ़ते हैं। Italians were scattered over several dynasty states as well as the multinational Habsburg Empire. Habsburg Empire को आपने स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद है। आप वहाँ देखेंगे, आप वहाँ मैगली बोलने वाले लोग हैं, इटालियन बोलने वाले लोग हैं, जर्मन बोलने वाले लोग हैं, अदर रीजन से कल्चर वाले जुड़े हुए लोग हैं। मतलब कोई उनमें मतलब डाइवर्सिफाइड ज़्यादा है। तो इटली भी ना कई सारी डायनेस्टी स्टेट्स में डिवाइडेड है, और एक मल्टीनेशनल, साफ साफ लिखा है मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल क्यों लिखा है? क्योंकि आज के कंटेक्स्ट में आप देखें तो जो पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर था वो आज बहुत सारे नेशन में डिवाइडेड है बेटा। मैं आपको इससे पहले मैपिंग से भी समझा रहा था। रोमेनिया है, बुल्गारिया है, बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, मैनी मोर, मतलब बहुत सारे हैं। तो उसका हिस्सा था इटली। ठीक,
तो ये पहला पॉइंट हुआ जो ये हमें प्रूव करता है कि वहाँ पॉलिटिकल टुकड़ों में चीज़ें बटी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, अभी 19th सेंचुरी के मिडिल की बात कर रहे हैं, इस टाइम की, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। उस टाइम तक आते आते 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक, अब आप सोचिए कि 7 स्टेट्स में इटली का खुद का अपना जो इंडिजीनियस मोनार्क होता है वो कितना था, ऑफ विच ओनली वन सर्डिनिया पिडमंट, बेटा ये एक जगह है, उस टाइम स्टेट हुआ करता था, ये सिर्फ रूल था इटालियन प्रिंसली हाउस से, मतलब इटली के खुद के किसी राजघराने का उस पर अधिकार हो। आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आउट ऑफ 7 स्टेट्स ओनली 1 स्टेट इज वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली स्टेट। तो ये एक फ्रेगमेंटेशन आप देख रहे हैं, बिखराव है, कुछ भी यूनिफाइड नहीं है उसमें। आगे अब एक चीज़ और है, यहाँ पे जब आप ये टॉपिक को समझेंगे तो आप एक काम करेंगे, आप ना एक छोटा सा स्क्वायर बना लेंगे और आप उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये इटली है। ठीक, अब इसमें जो नॉर्थ वेस्ट साउथ की बात आएगी तो इसको आप लिख लेंगे और इसको अपनी पेंसिल से या पेन से आंसर के बीचों बीच आप बना सकते हैं, आपको लर्न रहेगा। लाइक द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। अब ये नॉर्थ है बेटा, आप डायरेक्शंस को बना सकते हैं ऐसे करके। तो नॉर्थ में आप लिख देंगे ब्रैकेट में कौन सा है बेटा, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का कब्जा है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। ठीक, द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप, और जो बीच का सेंट्रल का एक इलाका है वो आप लिख देंगे उसको पोप रूल कर रहे हैं। और आप जानते हैं पोप क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं और आज वेटिकन सिटी में वो बैठते हैं। आज वेटिकन सिटी अलग एक कंट्री हो गया है स्टूडेंट, और वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से रिलीजियस ऑफिशियल्स के रहने के लिए, ये आम लोग, आप लोग, हम लोग या कोई भी इटली के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वहाँ नहीं रह सकते, इतना अलग कर दिया उस चीज़ को। साउदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बूर्बो किंग्स ऑफ स्पेन। अब ये बेटा साउथ का पार्ट है, अब आप यहाँ लिख देंगे बूर्बो स्पेन, वो आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक, इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। इटली की खुद की लैंग्वेज भी बेटा कई सारे लोकल वेरिएंट में, अब मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेलखंडी, बहुत सारे हैं ना बेटा। ठीक, वैसे हरियाणवी अलग है, ठीक है, मगधी, मिथिली, मैथिली, बहुत सारे ऐसे। इटालियन जो है वो अपने कई सारे रीजनल डायलेक्ट के अकॉर्डिंग और लोकल वेरिएशंस में बेटा डिवाइडेड है। आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो इस तरह का आप एक चार्ट बनाएंगे और उसको कोशिश करेंगे लिखने की कि नॉर्थ साइड में क्या है, सेंट्रल में कौन है, साउथ में क्या है, और सिर्फ एक स्टेट है सर्डिनिया पिडमंट, वो अकेले इटालियन प्रिंसली स्टेट से रूल हो रहा है। ये बिखराव है, इससे आपको सिर्फ ये समझ में आ रहा है यस सर नॉर्थ में कोई और है, पोप हैं, साउथ में कोई और है, सेंट्रल में कोई और है, और इटली में खुद का अपना सिर्फ एक ही राजघराना है जो वहीं के किसी क्या कहते हैं मतलब जो इटली के हों उनका राज चल रहा हो। ये हुआ उसका पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ये है बिखराव उसका। ठीक, ये समझ लिया हमने। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि उसमें आगे हुआ क्या। आपने देखा था 1830s के टाइम पे आपने एक टॉपिक पढ़ा था केसीपी मेज़नी के बारे में। उसने क्या किया था, एक कोहेरेंट प्रोग्राम लाया था यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए। भाई इटली का ही तो था ना, और एग्जाइल में जी रहा था वो, बट उसने अपनी सीक्रेट सोसाइटी के बेस पे इटली के यूनिफाइड नेशंस की उस थ्योरी को आगे बढ़ाया, लोगों में उस थॉट को वो रिवोल्यूनाइज करता रहा। ठीक है, इटालियन रिपब्लिक की बात करता रहा, वो भी यूनिटरी यानी जो एक हो। रिपब्लिक क्यों, क्योंकि अब वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे डायनेस्टीज़ या इस तरह कोई अब रीन चले। अब वो चाहता है कि वो डेमोक्रेटिक हो फुल्ली और रिपब्लिक हो। ही हैड ऑल्सो फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। अब देखो यंग इटली किसने फॉर्म किया, कहाँ किया है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो यंग इटली को उसने सीक्रेट सोसाइटी क्यों, क्योंकि इसने अंडरग्राउंड रह के ही, बाहर रह के ही इस चीज़ को किया गुपचुप तरीके से। ओपनली करेगा तो उस टाइम जो इसके खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं वो इसको फिर से एग्जाइल कर देते, बैन कर देते, हो सकता है एग्जीक्यूट कर दें, पनिश करते। फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स, डिसेमिनेशन, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल को आगे बढ़ाने के लिए कि इटली को यूनाइट करना है, वो इस तरह की सीक्रेट सोसाइटी को बेटा आगे बढ़ाता रहा।
The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mental law now fell on Sardinian Piedmont under the ruler Victor Emmanuel II. आपको याद होगा 1831 से जो फ्रांस से व्हील शुरू हुआ, 1848 में फ्रांस से लेके स्टार्ट होता रहा, पूरे यूरोप में फैल गया। ठीक वो सारी चीज़ें अब उसमें लिखा है ना मेंटल नाउ फेल ऑन सर्डिनियन पिडमेंट, मतलब उस चीज़ के अंडर में अब सर्डिनियन पिडमेंट भी आ गया है। और आप देख रहे हैं कि उसका जो रूलर है विक्टर इमैनुअल सेकंड, उसने भी सोचा है कि अब क्यों ना जो जर्मनी में हुआ और जो फ्रांस में हो रहा है वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। उसने क्या किया है, टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू अ वॉर। उसने भी ये देख लिया कि अब तो भाई जर्मनी भी आगे बढ़ गया है, तो क्यों ना वॉर के बेसिस पे ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हो रहा है, फ्रांस में चेंजेस हो रहे हैं, और जर्मनी में लेटर ऑन तो वो सारे रिवोल्यूशनरी जो स्टेप्स हैं वो लिए ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलिटिस ऑफ दिस रीजन, अब वो ये देख रहा था कि इस पूरे रीजन में चाहे किसी भी डायरेक्शन की बात हो, इटली की यूनिफाइड की बात हो, जो एलिट्स हैं, एलिट्स मतलब बेटा वो लोग होते हैं जिनके हाथ में कुछ ना कुछ या तो पावर है या फिर वो किसी तरह से वेल्दीएस्ट है। A unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. उसने इस चीज़ को एलिट्स के थ्रू ये मतलब दिखाने की कोशिश की सभी लोगों को कि अगर हम ये चीज़ कर सकें, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी कि हम यूनिफाइड इटली ला सकें, तो यूनिफाइड इटली से हमें क्या मिलेगा, क्या ऑफ़र मिलेगा कि हम पॉसिबल है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा करें जो कि नहीं हो पा रहा है, और जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो हमारा खुद का होना चाहिए, इटालियन का। ये बूर्बो किंग, पोप और ये स्पेन, फ्रांस या इधर उधर जो अलग अलग डायनेस्टी के लोग हैं, इनको अब हमारे यहाँ से निकलना चाहिए, ये उसने विज़न दिया। आगे क्या आता है ज़रा देखें तो ध्यान से। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि चीफ मिनिस्टर कैवूर है, आप ध्यान रखिएगा ये नए पर्सन का नाम है, माउंट डी कैमेलो, कैवूर नाम है इसका। हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली, इसी ने बेटा प्रोग्राम को आगे बढ़ाया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरह है कि जो कैवूर है, माउंट डी कैवेलो कैवूर, वो यूनिफाई करने के प्रोग्राम को लीड कर रहा है। वॉज नाइदर रेवोल्यूशनरी नॉट डेमोक्रेट, ना ही वो डेमोक्रेट है ना ही रेवोल्यूशनरी है, मतलब मेज़नी की तरह रेवोल्यूशनरी नहीं है, डेमोक्रेट यानी कि वो लोग जो पार्लियामेंट में एक्ट कर रहे थे जर्मन पार्लियामेंट में अदर जगह, वो डेमोक्रेट भी नहीं है, मतलब वो ऐसा भी नहीं कि लोकतंत्र में यकीन रखता हो। Like other wealthy and educated members of Italian elites, he spoke French much better than he did Italian. जैसे कि आपको याद होगा कि जो एक एरिस्टोक्रेट सोसाइटी थी वहाँ पे मेनली लोग फ्रेंच बोलते थे, तो जो अलग क्या कहते हैं वेल्दीएस्ट एजुकेटेड मेंबर थे इटालियन, मतलब अच्छे घरानों से, उनकी तरह से वो भी बेटा फ्रेंच बोलता था और इटालियन लैंग्वेज से कहीं बेहतर। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, अब ये क्या करता है बेटा, टैक्टफुल डिप्लोमेटिक का मतलब होता है बेटा कि एक कूटनीति, टैक्टफुल का मतलब होता है कि आप देखते नहीं हैं लोग अपनी कई तरह की एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को कर रहे होते हैं, तो यहाँ टैक्टफुल की एक प्रॉपर हिंदी तो मैं आपको नहीं बता सकता। टैक्टफुल को आप ऐसे समझें सूझबूझ के तरीके से। कूटनीति होती है कि राजनीति में आपको वॉर ना करना पड़े, और वॉर करना भी पड़े तो बहुत ज़्यादा खून खराबा ना होना पड़े और आप उस वॉर को जीत जाएं। ये हम आपको एक दिन समझाएंगे, बहुत सिंपल चीज़ है। अलायंस किया उसने, गठबंधन किया फ्रांस के साथ, जो कि कैवूर ने ही किया। इंजीनियर का मतलब है ये सब किया कैवूर ने। सर्डिनियन पिडमेंट को उन्होंने जीत लिया और डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859, और 1859 में वहाँ से ऑस्ट्रियन फोर्स को उसके आसपास के रीजन से हरा के भगा दिया फ्रांस की हेल्प से। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ गैसिपी गैरिबाल्डी जॉइंड द फ्रे। अब एक और पर्सन का नेम आता है गैसिपी गैरिबाल्डी, बेटा उनके साथ जितने भी आर्म्ड वॉलंटियर हैं, हथियार लिए हुए लोग हैं, ठीक है, और छोटी छोटी टुकड़ियां हैं, ट्रूप्स हैं, उन्होंने लीडरशिप के अंतर्गत, किसकी लीडरशिप, गैसिपी गैरिबाल्डी की, उन्होंने भी इस पूरे जो ये मूवमेंट चल रहा था इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक, 1860 में क्या हुआ, तुरंत एक साल बाद, दे मार्च इनटू साउथ इटलियन किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड सक्सीड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश। बेटा 1859 के बाद 1860 में वो लोग साउथ की तरफ जाते हैं इटली में, और वहाँ टू सिसिलीज, बेटा सिसिली वहाँ एक जगह है आज भी, ठीक,
वहाँ छोटी छोटी कई जगह, उनके नाम थोड़े से अजीब होंगे बट आपको ध्यान रखना होगा। टू सिसिलीज एक जगह है साउथ की तरफ, वहाँ किंगडम जो उनका है उनको उन्होंने जीत लिया बेटा वहाँ के लोकल पीजेंट के सहयोग से, और वहाँ से जो स्पेनिश थे उनको वहाँ से हटा दिया। यानी कि धीरे धीरे अब इटली का एक मोस्ट ऑफ द हिस्सा उनके कंट्रोल में आता जा रहा है। लास्ट में लिखा है 1861 में विक्टर मैनुअल सेकंड है उसे वहाँ का राजा घोषित किया। कहाँ का? यूनाइटेड इटली का, क्योंकि वही फर्डिनेंड पिटमैन के अंडर था। However, much of the Italian population among whom rates of illiteracy were very high. ये चीज़ वैसे ही है बेटा जैसे 1947 में हमारे यहाँ लोग नहीं जान रहे थे कि चीज़ें क्या हैं, आज़ादी क्या है, इंडिया क्या है, तिरंगा क्या है। ऐसे ही बेटा इटली की कहानी थी। वहाँ इतनी हालात बदतर हैं कि इलिटरेट पॉपुलेशन है, उसको तो पता ही नहीं है कि विक्टर मैनुअल कौन है, ये कौन सा, ये डेमोक्रेसी क्या है, रिपब्लिक क्या है, यूनिफिकेशन क्यों हो रहा है, उनको पता ही नहीं है। रिमेन ब्लिसफुली अनवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, वो बेचारे अभी भी अनअवेयर हैं, नहीं जानते कि ये लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, ये नेशन थ्योरी क्या है, ये क्यों लड़ाई हुई। वो तो बस इतना जानते हैं कि पहले की तरह राजा आए हैं, लड़ेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उनको वो चीज़ें नहीं मालूम है। वो यही देखते आए, उनकी पीढ़ियाँ यही देखती आई हैं कि एम्पायर्स में लड़ाई होती है, कभी बूर्बो किंग्स आ गए, कभी पोप आ गए, कभी फर्डिनेंड पिटमैन आ गया, कभी नेपोलियन आ गया। वो सिर्फ यही देखते हैं, उनको नहीं मालूम है कि नेशनल मूवमेंट क्या जैसी चीज़ें हैं। द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरीबाल्डी ने के लिए जो सपोर्ट कर रहे थे लोग साउदर्न इटली में, मासेस का मतलब बेटा लोग होते हैं, हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया यानी कि इटालियन में इसको बोलना, इटली की भाषा में इटली को इटालिया बोलना। वो जानते नहीं है इटली क्या है, ये क्यों रखना है, अरे कुछ नहीं है, मैं तो इतना जानता हूँ, मैं तो मज़दूर हूँ, मैं तो खेती करता हूँ, यहाँ कोई राजा आता है मुझे टैक्स भरना होता है, ये इटली क्या है, ये क्या थ्योरी है, मेजिनी कौन है, गैरीबाल्डी कौन है, वहाँ के लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि वो बेचारे जानते ही नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत ही अनपढ़ हैं और अपनी मेहनत से काम करके बस गुजारा कर रहे थे, ऐसे हालात थे। एंड बिलीव दैट ला तेलिया वॉज विक्टर मैनुअल्स वाइफ, और उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे ला तेलिया कोई विक्टर मैनुअल की वाइफ है, जबकि ऐसा होता नहीं, क्योंकि ला तेलिया से मतलब हो गया बेटा फ्रेंच में बोलना कि इटली। उन्हें ऐसा था कि हाँ हो सकता है विक्टर मैनुअल की बीवी के लिए लड़ाई हो रही हो, कुछ हो गया होगा, राजे महाराजे हैं, लड़ाई करते रहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम किस तरह का माहौल रहा होगा, और वो सारी चीज़ें इंडिया में भी 1947 के टाइम देखने को मिली थी। बहुत से लोग जानते थे कि हाँ लोग लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, बट बहुत से लोग के लिए आज़ादी का कोई मतलब नहीं था। वो हम नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ेंगे। तो ये था। अब आप ना इस मैप को जब ध्यान से देखेंगे बेटा अपनी बुक में, तो आप पाएंगे कि देखो इटली आफ्टर यूनिफिकेशन पूरा ये इधर का पार्ट और ये पूरा इटली हो गया। अब आप ज़रा इधर देखना, लोम्बार्डी है, ये सेवो सर्डिनिया है, ये पार्मा, टस्कनी, मोनाको, सैन मरीनो, वेनेटा, पेपली स्टेट, किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, कितने सारे पार्ट में डिवाइडेड है, और ये अलग, ये इसी का पार्ट है। ठीक, अब आप देखो ये पूरा इटली यूनिफाइड हो गया। 1850 से पहले कई सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसके लिए कहा गया था कि वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड है। तो देखिए ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। अब जो ये वाला केस है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।